तो बच्चों कैसे हो बच्चों। आपकी ऑनलाइन क्लासेज इंग्लिश की, मैथ का और साइंस का आपका नोट्स चल ही रहा है। मैथ की बीच में बंद हो गई थी। आज हम 16वीं प्रश्नावली के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों को पहले भी 6-7 प्रश्नावली कंप्लीट करा दी है, तो मैं समझता हूँ कि आप उनका बार बार रिवीजन कर रहे होंगे। आप लोगों की सारी समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आती तो निश्चित रूप से आप कमेंट करते, पूछते, फ़ोन करके पूछते, साहब हमारी ये समझ में नहीं आया। तो मैं अपना हिसाब से समझ रहा हूँ कि आप लोगों को वो प्रश्नावली सभी कंप्लीट आ गई। तो अगली जो हमारी प्रश्नावली होगी 16वीं प्रश्नावली है। 17वीं और 18वीं जो प्रायिकता है वो भी आप लोगों ने पढ़ ली है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ठोस वस्तुओं का पृष्ठीय और क्षेत्रफल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठोस किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनकी 3 भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई हो, वो क्या कहलाती है? हमारा ठोस कहलाता है। ठोस जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, ये सब ठोस वस्तु हैं। इनका क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये भी मालूम होना चाहिए क्षेत्रफल कहते किसे हैं। क्षेत्रफल हमेशा तल का निकाला जाता है बेटा। किसका निकाला जाता है? तल का निकाला जाता है। उसकी परिभाषा क्या है? तल का वह भाग जो किसी आकृति की सीमाओं के अंदर स्थित होता है, वह उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये तल है और इसमें ये जो आकृति है हमारी, ये जो तल है, ये कैसी आकृति के अंदर है हमारा? ये कौन सी आकृति है हमारी? ये आयत है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो तल का वह भाग जो किसी आकृति की सीमाओं के अंदर स्थित होता है, ये किसके अंदर है? ये एक आयत की आकृति के अंदर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा तो कैसा होगा? हमारा आयत का होगा। अब जैसे कोई भी आकृति है, जैसे ये जो तल है, ये कैसी आकृति के अंदर है? त्रिभुज के, तो ये किसका क्षेत्रफल होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल की जो परिभाषा, तल का वह भाग जो किसी आकृति की सीमाओं के अंदर स्थित होता है, वह उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। माप यदि सेंटीमीटर में है तो उसका क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो उसका आएगा वर्ग मीटर, यानी कि किस में आएगा? वर्ग इकाई में ही आएगा। ये तो हो जाता है क्षेत्रफल। अब है आयतन। आयतन किसे कहते हैं? ये ठोस द्वारा घेरे गए स्थान के परिमाण को, कोई भी ठोस है उसके द्वारा घेरे गए स्थान के परिमाण को क्या कहते हैं? उसका आयतन कहते हैं। कोई भी वस्तु रख दी हमने इस अंतरिक्ष के अंदर रख दी, तो वो कितना स्थान घेर रही है, उसका जो परिमाण होगा वही क्या होगा? उसका आयतन होता है। और आयतन का जो माप होता है वो किस में लिखते हैं? आयतन को घन इकाई में लिखते हैं। उसका जो आयतन निकालते हो क्या आएगा? घन। जैसे सेंटीमीटर में कोई भी ठोस का सेंटीमीटर में माप है तो वो क्या हो जाएगी? हमारी घन सेंटीमीटर में। और मीटर में है तो क्या हो जाएगा? घन मीटर। तो इस तरह हमने आप लोगों को बता दिया है। ये इनका परिभाषा के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया आपको। अब हम ठोस के बारे में अध्ययन करते हैं। जो हमारा सिलेबस है उसमें घनाभ है, घन है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, इनके बारे में हमने अध्ययन करना है। तो इनका सूत्र, फॉर्मूला हमें कंठस्थ याद होना चाहिए। यदि हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हमारे याद नहीं है, तो हम उन सवालों को कभी भी हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लेते हैं बेटा हम घनाभ। देखिए घनाभ की जो ये घनाभ है, ये एक ठोस वस्तु है। घनाभाकार माचिस की डिब्बी है, ईंट है, संदूक है, कमरा है, ये सब क्या है? घनाभाकार है। तो घनाभ का बारे में हमने अध्ययन करना है। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं और कितनी कोरें होती है। जैसे ये चौक का डिब्बा है, ये चौक का डिब्बा है। चौक का डिब्बा है, ये घनाभाकार है। कैसा है बेटा? घनाभाकार है।
बेटा बैठो, अंदर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कैसा चौक का डिब्बा कैसा है? घनाभाकार है। इसमें कितने फलक है? 6 फलक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 फलक है। 6 का 6 फलक है वो कैसा है? आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। ये जो इसका तल है वो कैसा है? आयताकार है। ये तल है कैसा? आयताकार है। ये तल कैसा है? आयताकार है। ये तल। तो घनाभ में 6 फलक होते हैं। घन हो या घनाभ हो, उसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। घनाभ का प्रत्येक फलक आयताकार होता है और जो सम्मुख पृष्ठ होते हैं, सम्मुख फलक होते हैं, वो कैसे होते हैं? बराबर। इसके सम्मुख ये है, इसके सम्मुख इसका नीचे वाला है, इसके सम्मुख इसके साइड वाला। सम्मुख फलक इसके कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। केवल छऊ फलक बराबर नहीं होते, सम्मुख फलक बराबर है, 2-2 का जोड़ा होता है। ठीक है। ये इसमें जो शीर्ष है वो कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष होगा, ये 1 2 ये 3 ये 4 नीचे होगा, 5 6 7 और ये कितने शीर्ष है? इसमें 8 शीर्ष है। इसमें 12 कोरे होती है। कोरे, ये कोरे 1 ये कोरे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये कोरे हैं। 12 कोरे होती है। तो इस तरह घनाभ में 12 कोरे होती है बेटा। 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, आयताकार होते हैं, उनके सम्मुख फलक होते हैं वो बराबर होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। तो ये तो थी हमारी घनाभ की जो आकृति थी, इनके बारे में। अब है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र। ये सारा हम लिख देते हैं। ये कंठा सा आप उतारते रहो अपनी नोटबुक में और याद भी होना चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए अपन शॉर्ट में LBH, L हमारी लंबाई होती है, B हमारी चौड़ाई होती है, H हमारी ऊंचाई होती है। तो जैसे लंबाई ऐसे पूरा न लिख के लंबाई की जगह क्या लिख देंगे? L। चौड़ाई, चौड़ाई ये पूरी न लिख के उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? B। ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई की ऊंचाई ना लिख के क्या लिख देंगे? H। तो L हमारी क्या होती है? लंबाई होती है। चौड़ाई क्या होगी? हमारी B होगी। ऊंचाई क्या होगी? हमारी H होगी। तो घनाभ का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा? 2 इंटू लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा में लंबाई, ऐसे लिख देंगे। LB प्लस में BH प्लस में HL। ये क्या होगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होगा। जब कोई भी ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो निश्चित रूप से हम देख लेंगे वो क्या होगा, कैसी आकृति हमारी? घनाभाकार आकृति है। तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे 2 गुणा में 2 इंटू में कोष्टक, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता है, आपस में ये 2 है, इन सब का ये गुणा करके इनसे गुणा हो रहा है, इनका जो हल होगा ना बीच वाली जो भी है उससे 2 ये दुगना हो जाएगा। ठीक है। तो 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा में लंबाई। ये क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 फलकों का क्षेत्रफल है, सभी पृष्ठों का कुल योग है इसमें। ठीक है। फिर लिखते हैं बेटा हम घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। देखिए किसी भी ठोस का हम जब आयतन निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? यदि उसके क्षेत्रफल से हम ऊंचाई गुणा कर दें तो उसका क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। जो भी उसका तल का क्षेत्रफल होता है, कोई भी ठोस हो, उसके क्षेत्रफल से हम ऊंचाई गुणा करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। देखिए जैसे इसका तल है आयताकार है तो आयताकार लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये तो इसका क्षेत्रफल होगा, और गुणा में ऊंचाई, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? LBH। LBH लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ये क्या हो जाएगा? हमारा घनाभ का आयतन हो जाएगा। बैठो हवलदार साहब, 1 मिनट में अभी आ रहा हूँ, ले लो। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन है। घनाभ का आयतन हमेशा किस में होगा? घन इकाई में होगा। किस में होगा? घन इकाई में होगा। घनाभ का आयतन होगा। अब देखिए कमरा भी हमारा क्या है? घनाभाकार है। कमरे में 4 दीवार है तो कहेगा तल का
फर्श का और छत का छोड़ के कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, 2 गुणा में L प्लस में B, लंबाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। ये क्या आ जाएगा हमारा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इस तरह हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का आयतन होगा और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब है घनाभ के विकर्ण। घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं, तो घनाभ में कितने, 4 विकर्ण होते हैं। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी हो और कह रहा है उसका विकर्ण ज्ञात करो, तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर में लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर का रूट। ये क्या हो जाएगा हमारा घनाभ का विकर्ण। तो इस तरह ये आप लोगों को याद होगा। तो घनाभ के जो भी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवाए, चाहे उसका आयतन ज्ञात करवाए, चाहे उसके कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करवाए, चाहे घनाभ का विकर्ण ज्ञात करवाए, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को कंठस्थ याद होना चाहिए। ऊंचाई L, चौड़ाई B और लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। अब है हमारा घन। ये सूत्र कंठस्थ याद होना चाहिए। फॉर्मूला जब तक आपके याद नहीं रहेगा तो आप उन सवालों को हल नहीं कर सकते। अब आ जाता है हमारा घन। घन तो देखिए घन को भी बना लेते हैं। ये हमारा घन। देखिए घन में भी बेटा वही 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। वही 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 कोरे होती है। उन्होंने बताई थी अभी घनाभ में जो चौक का डिब्बा था उसमें कोरे कौन सी होती है, उसी तरह इसमें घन में होती है। लेकिन इसमें यह कि घन का 6 फलक कैसे होते हैं? वर्गाकार होते हैं। कैसे होते हैं? वर्गाकार होते हैं। 6 फलक कैसे होते हैं? वर्गाकार होते हैं। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या होगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 वर्गों का क्या होगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो सीधा सीधा इसमें तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, या इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं 6L का स्क्वायर। जो भुजा है हमारी L लंबाई है, वही चौड़ाई है, वही ऊंचाई। लंबाई है, वही चौड़ाई है, वही ऊंचाई। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कैसी होती है? समान होती है। तो 6L का स्क्वायर, L का वर्ग भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आ जाता है घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा हमारा? भुजा Q, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L की Q। भाई हमें वो ये लंबाई चौड़ाई भुजा गुणा में भुजा गुणा में भुजा, उसमें LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, ऊंचाई भी वही है। तो क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब 3 बार गुणा हुआ। ये हो गया हमारा घन का आयतन ज्ञात करने का। अब है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण वो हमने कहा था लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। इसमें भी वही है, भुजा का स्क्वायर प्लस में भुजा का स्क्वायर प्लस में भुजा का स्क्वायर का रूट। तो उसमें जोड़ेंगे भुजा स्क्वायर कितनी होगी? 3 भुजा स्क्वायर। 3 भुजा स्क्वायर का हम रूट करेंगे तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो रूट 3 भुजा, उसका भुजा स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 3 भुजा, रूट 3 भुजा, या इसको ऐसे लिख दो सीधा रूट 3L, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन और घन का विकर्ण, ये सूत्र
घन और घनाभ का हो गया है बेटा। अब आप लोगों ने ये कंठस्थ ये सूत्र याद करना है। कल जो हम अध्ययन करेंगे इनसे जो घन और घनाभ से संबंधित प्रश्न होंगे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।